हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट 1 है। इसके अंदर हम एशिया कॉन्टिनेंट का जो नदर्न एशिया वाला पार्ट है, दिस इज रशिया वाला मंगोलिया, चाइना एंड देन ऑल दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड दी सदर्न एशिया वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। एंड देन वी विल हैव अनदर पार्ट 2 जिसके अंदर हम वेस्ट और सेंट्रल एशिया कवर करेंगे। ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इनको अलग से लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो ये जो पूरा वर्ल्ड मैप का सीरीज है, ये आपको ना सिर्फ यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, बल्कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, जैसे कि आर्मी का, नाबार्ड का, बैंक का, आरबीआई का, रेलवे का, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और इन जनरल ऑल्सो अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले तो आप अपनी एक नोटबुक और पेन निकाल के रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी जो आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आई वांट कि मैं जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं वो आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं एशिया से। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड का 30% एरिया कवर करता है। सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा है। और इसके अंदर जो कंट्री है रशिया, ये भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है। और ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इसमें। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट पे है। क्यों? क्योंकि देखो, जिस इसमें चाइना है जो नंबर 1 पॉपुलेशन पे है, देन उसमें इंडिया है जो 2nd पॉपुलेशन पे है, देन इंडोनेशिया है जिसकी भी बहुत हाई पॉपुलेशन है, देन वी ऑल्सो हैव पाकिस्तान। सो पॉपुलेशन वाइज भी ये वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो अगर हम देखें कि इसका जो बॉर्डर है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट होता है, पहले हम बात करते हैं लैंड कनेक्टिविटी की। लैंड कनेक्टिविटी में इसका जो बॉर्डर है वो 2 कॉन्टिनेंट के साथ मैच होता है। ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये रशिया का बॉर्डर है जो यूरोप के साथ कनेक्टेड है। दिस इज यूरोप। तो एक रशिया है वो यूरोप के साथ कनेक्टेड होता है, और एक यहाँ पे हमारा कंट्री है टर्की। टर्की का जो बॉर्डर है, हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि इवन टर्की का एक जो छोटा सा पार्ट है वो यूरोप में आता है। तो टर्की इज ए कंट्री इन एशिया जिसका थोड़ा सा पार्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो एक तो हम यूरोप से लैंड कनेक्टेड है, और दूसरा यहाँ पे आपको पता है कि अफ्रीका है। अफ्रीका के अंदर क्या है कि यहाँ पे अफ्रीका का जो एक कंट्री है इजिप्ट, इजिप्ट का छोटा सा पार्ट, जो सुएज कनाल आपने नाम सुना होगा, सुएज कनाल की इधर वाला पार्ट, ये यहाँ पे एशिया से कनेक्टेड होता है। इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। आप इसका नाम लिख लो, सिनाई पेनिनसुला पे है, और इजिप्ट का थोड़ा सा पार्ट एशिया के अंदर आता है। तो हम 2 कॉन्टिनेंट के साथ लैंड के वाया कनेक्टेड हैं। और एक तीसरा यहाँ पे ये कटवा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है न्यू गिनिया। यहाँ पे कंट्री आता है न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया। पपुआ न्यू गिनिया जो है ये ओशियाना कॉन्टिनेंट जो है उसके अंदर आता है। यहाँ पे जो है न्यू गिनिया वो इंडोनेशिया का पार्ट आता है। तो हम यूरोप और अफ्रीका से इन 2 कंट्रीज के रशिया और टर्की के थ्रू हम लोग यूरोप से कनेक्टेड हैं, और जो इजिप्ट है उसके थ्रू हम अफ्रीका से कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे हम ओशिनिया से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से लैंड वाया कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेरिंग सी है, और ड्यूरिंग द विंटर्स यहाँ पे आइस जम जाती है। तो हम कह सकते हैं कि आइस के थ्रू कनेक्टिविटी है, और या फिर यहाँ पे एक बेरिंग सी भी है। तो बेरिंग सी जो है वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। तो क्योंकि एशिया बहुत बड़ा रीजन है, हम इसको एक साथ पूरा स्टडी नहीं करेंगे, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। जैसे पहले हम नॉर्थ एशिया पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ईस्ट एशिया देखेंगे जिसके अंदर हमारा जापान आएगा, जिसके अंदर हमारा ये
चाइना का कंट्री हो गया, ये कोरियन कंट्रीज हो गई हैं, ताइवान हो गया, ये सब कंट्रीज आएंगी। देन वी विल सी द ईस्ट एशियन कंट्रीज। ईस्ट एशियन कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहती हैं और इनमें से क्वेश्चंस भी बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। देन वी विल सी द सदर्न एशियन कंट्रीज। और हम पार्ट 2 जो है उसके अंदर हम सेंट्रल और वेस्ट एशिया देखेंगे, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें। तो एक बार हम ओवरऑल ओवरव्यू देखते हैं कि कौन से सीज भी हमारे इससे कनेक्ट होते हैं। तो ओशियंस की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा ओशन है हमारा, आर्कटिक ओशन है, इसमें आर्कटिक ओशन। और इस तरफ ईस्ट में कौन सा है, ईस्ट में ये बाउंडेड है पैसिफिक ओशन से। आप ये सब नोट कर रहे हो नोटबुक में। और सबसे नीचे इंडिया के नीचे कौन सा ओशन है हमारा, इंडियन ओशन, जिसका नाम इंडिया के नाम पे दिया गया है। पैसिफिक ओशन जो है ये लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। और जो आर्कटिक ओशन है ये नदर्न मोस्ट ओशन है, मतलब इसके ऊपर सिर्फ पोल आ जाएगा, ये नदर्न मोस्ट ओशन है। और इंडियन ओशन जो है ये स्मॉलेस्ट ओशन है, और मतलब ये ऐसा ओशन है जो 3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब हम एक बार कंट्रीज देख लेते हैं कि कितनी कंट्री है। तो एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी 48 कंट्रीज हैं उनको हम एक बार देखते हैं। सबसे बड़ा हमारा रशियन फेडरेशन है, देन मंगोलिया, चाइना है, यहाँ पे 2 नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इसको पूरा कोरियन पेनिनसुला बोलते हैं, तो कोरियन पेनिनसुला पे नॉर्थ एंड साउथ कोरिया है। देन वी हैव द जापान, then we have the Taiwan which is also considered as a part of the China under China's one China policy। चाइना अपना बोलता है कि हमारा वन चाइना पॉलिसी और ताइवान चाइना का पार्ट है। then we have the साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इसमें वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। देन वी हैव मलेशिया, और यहाँ पे छोटा सा कंट्री दिखेगा आपको ब्रुनेई का। एंड देन वी हैव द फिलीपींस जिसका कैपिटल मनीला है। एंड सबसे सदर्न मोस्ट के अंदर है हमारा इंडोनेशिया, सदर्न मोस्ट है ये। उसके बाद ये हमारी सदर्न के अंदर आती है इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। एंड देन वी हैव द पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजिकिस्तान। ये पूरा सेंट्रल एशिया का पार्ट है जिसके अंदर मोस्टली 5 कंट्रीज कंसिडर करी जाती है, काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। एंड देन वी हैव दिस वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के अंदर हमारी कौन सी कंट्रीज आती है, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की। ये देखो ये टर्की दिख रहा है आपको, ये यूरोप के साथ कनेक्टेड है इसका पार्ट, ठीक है। एंड देन वी हैव द सीरिया, लेबनान, इजराइल। इजराइल के अंदर ही हमारा पैलेस्तीन वाला पार्ट है, जेरूसलम का। एंड देन वी हैव, ये देखो ये इजिप्ट का पार्ट आपको दिख रहा है, ये इजिप्ट एक्चुअली अफ्रीका का पार्ट है लेकिन ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है थोड़ा सा पार्ट। एंड देन वी हैव जॉर्डन, कुवैत, इराक, ईरान, बहरान। देन वी हैव द कतर, यहाँ पे छोटा सा आइलैंडिक नेशन है कतर। यहाँ पे यूएई जिसका अबू धाबी है कैपिटल। एंड देन वी हैव द सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। और यहाँ पे छोटा सा आइलैंडिक कंट्री है जो एशिया का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, इसका नाम क्या है, मालदीव्स। ये एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री में आता है। तो हम 1 बाय 1 इसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ एशियन कंट्रीज से। नॉर्थ एशियन कंट्री में सबसे बड़ी हमारी जो कंट्री है वो है रशिया। रशिया में आपको कुछ एक यूनिक फीचर दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक यूनिक फीचर दिख रहा होगा। थोड़ा सा इसको गौर से देखिए, बताइए। देखो इसकी जो जितनी भी सिटीज हैं वो सारी की सारी वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड है। देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज है इसकी। रशिया का कैपिटल क्या है, मॉस्को। दिस इज हियर यू सी मॉस्को। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। उसके बाद में क्वेश्चन ये था कि जो इसकी ज्यादातर सिटीज हैं वो वेस्टर्न साइड में, मतलब ये यूरोप की साइड में ज्यादा सिचुएटेड है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एरिया पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा साइबेरिया का एरिया है। साइबेरिया का एरिया है का मतलब है कि ये एरिया बहुत कोल्ड है। बहुत कोल्ड है का मतलब है कि ये ह्यूमन लाइफ के लिए नॉन सूटेबल है, अभी नॉन सूटेबल है ये। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ का इतना अच्छे से रहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा ठंडा है। ये कोल्ड डेजर्ट है। साइबेरिया इज कंसिडर्ड एज ए कोल्ड डेजर्ट। तो लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर बताती हूँ कि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि ये एरिया मेल्ट हो रहा है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ और सब ट्रॉपिकल जो रीजन है, जो हमारा इक्वेटर के पास वाला या फिर हमारा जो इंडिया के आसपास वाला रीजन है, ये सब का सब बहुत ज़्यादा वार्म होता जा रहा है। मतलब ऐसा एक थ्योरी कहा गया है
ऐसा एक रिसर्च पेपर में भी बताया है कि जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया है ये आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत वार्म हो जाएगा और ये ह्यूमन लाइफ के लिए अनसस्टेनेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप अभी भी देख रहे होंगे कि बहुत फ्रीक्वेंटली कभी भी बारिश हो जाती है, हमारा जो क्रॉप है वो फेल होता जा रहा है, पानी की समस्या आ जाएगी। लेकिन उसी टाइम पे ये वाला एरिया भी थोड़ा वार्म हो जाएगा। जब ये एरिया वार्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन लाइफ का अच्छे से सस्टेनेबल होना पॉसिबल हो पाएगा और ये एरिया अच्छा एग्रीकल्चर के लिए भी पॉपुलर हो जाएगा। एग्रीकल्चर अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो ये एरिया आने वाले टाइम के अंदर अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरह चलता रहा तो दिस एरिया वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो ये अभी इतना खाली दिख रहा है, प्रोबेबली आने वाले 20-30 सालों में इतना खाली नहीं दिखेगा। तो ये तो हो गई कुछ सिटीज की बात। अगर हम एक बार देखते हैं कि सी कौन से हैं, रशिया जो है वो 2 ओशन से घिरा हुआ है। यहाँ पे आर्कटिक ओशन है और इसके ईस्ट के अंदर पैसिफिक ओशन है। आर्कटिक ओशन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो काफी सीज हैं। आपको इन सीज की लोकेशन ध्यान रखनी है कि ये जो सी है ये कहाँ पे लोकेटेड है और कौन से ओशन के पार्ट हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। एक तो है बेरेंट सी एंड देन कम्स द व्हाइट सी, कारा सी, लाप्तेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी एंड चुकची सी। ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, बेरेंट सी हो गया, व्हाइट सी हो गया, कारा सी, लाप्तेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी एंड चुकची सी, ये सब आर्कटिक ओशियन के पार्ट हैं। आपको ये पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि कारा सी कहाँ पे लोकेटेड है, कारा सी कौन से ओशियन का पार्ट है, तो आप आंसर कर सकते हो कि इट इज ए पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन। और उसके बाद में हम जब इसके ईस्ट साइड में चलते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बेरिंग सी है। बेरिंग सी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्कटिक सी, ये आर्कटिक सी का पार्ट है। और बेरिंग सी जो है वो रशिया को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट कर रहा है। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे अलास्का है, बिल्कुल यहाँ पे इस तरफ अलास्का का रीजन है और अलास्का जो है वो यूएसए का पोर्शन है। तो रशिया को यूएसए से या फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जो कनेक्ट करता है उसका नाम क्या है, बेरिंग सी। और यहाँ पे एक बेरिंग स्ट्रेट भी है, इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे लोकेटेड है और ये बेरिंग स्ट्रेट जो है वो कौन से 2 कंट्रीज को या कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। ये किसको कनेक्ट करता है, ये एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। और अगर हम कंट्रीज की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, रशिया एंड यूएसए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी रशिया की। उसके नीचे हम चलते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि एक कंट्री है मंगोलिया विच इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। सबसे पहले देखते हैं कि लैंडलॉक्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। लैंडलॉक्ड क्या होता है, लैंडलॉक्ड उस कंट्री को बोलते हैं जिसकी किसी भी ओपन ओशियन के साथ नो कनेक्टिविटी विद ओपन ओशियन। नो कनेक्टिविटी विद ओपन ओशियन का मतलब क्या है कि अगर यहां से मैं कोई भी शिपमेंट भेजना चाहूँ, मान लो कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा एक शिपमेंट है, ये कहीं पे यहाँ पे जाना चाहिए ईस्ट ऑफ सी ऑफ जापान के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई वे ही नहीं है, दिस इज नॉट ओपन, दिस इज नॉट कनेक्टेड। तो ये पूरा लैंडलॉक्ड कंट्री है, यहाँ पे किसी भी तरह का पोर्ट नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तरह का शिपमेंट फैसिलिटी नहीं होता। इसको बोलते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री, जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, किसी भी ओपन ओशियन से कनेक्टेड नहीं है। अभी इसको आप कंफ्यूज मत करना, जैसे कैस्पियन सी है, इसको हम आगे वाले सेकंड लेक्चर में भी देखेंगे। कैस्पियंस हम एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जो कजाकिस्तान है ये जब कैस्पियन सी से कनेक्टेड है, ये तो एक ओपन वाटर बॉडी है, लेकिन फिर भी ये लैंडलॉक्ड में क्यों आता है, क्यों, क्योंकि कैस्पियन सी जो है ये एक्चुअली ओपन वाटर बॉडी नहीं है। कैस्पियन सी भी है, ये एक लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी है। लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी कैसे है कि ये बिल्कुल चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। आप देखो ये किसी भी ओपन ओशन से घिरा हुआ ही नहीं है कि आप इस सी से निकल के इस सी से निकल के आप किसी ओशन में चले जाओ। तो दिस इज ऑल्सो ए लैंडलॉक्ड कंट्री। इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड के अंदर। तो ये हो गया हमारा मंगोलिया। मंगोलिया का कैपिटल क्या है, उलान बतार। ठीक है, और उसके बाद आता है चाइना। तो चाइना को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देखो कि ये आपको जो आइलैंड्स दिख रहा है, एक चेन ऑफ आइलैंड दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं कुर्ली आइलैंड, KURLI, कुर्ली आइलैंड। कुर्ली आइलैंड जो है वो रशिया को जापान से कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कुर्ली आइलैंड।
और कुर्ली आइलैंड किन दो ओशन या सी वाटर बॉडीज के बीच में है? सी ऑफ ओखोत्सक, ये आपको दिख रहा है, सी ऑफ ओखोत्सक और पैसिफिक सी के बीच में है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, विच इज अवर ईस्ट एशियन कंट्रीज। ईस्ट एशियन कंट्रीज में हम कौन सी कंट्रीज देखेंगे? हम चाइना देखेंगे, हम नॉर्थ एंड साउथ कोरिया देखेंगे एंड जापान देखेंगे। जापान को हम अलग से पूरी स्लाइड में देखेंगे कि कौन से आइलैंड्स हैं। स्टार्ट करते हैं हम चाइना से। चाइना में भी आपको बिल्कुल सिमिलर फीचर दिखेगा जैसा हमने रशिया में देखा था, कि इसकी जो ज्यादातर सिटीज हैं, सारी की सारी सिटीज इस तरफ ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। देखो मेजर ऑफ द सिटीज आर लोकेटेड हियर। क्यों? क्योंकि इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है ये मोस्टली डेजर्टेड एरिया है। यहाँ पे बिल्कुल आपको दिखेगा टकला मकान करके एक डेजर्ट है, विच इज अ वेरी पॉपुलर डेजर्ट। ठीक है, तो ये डेजर्ट एरिया की वजह से इतना हेवीली पॉपुलेटेड नहीं है। और यहाँ पे आपको देखिएगा गोबी डेजर्ट भी बहुत पॉपुलर है। आपको टकला मकान डेजर्ट और गोबी डेजर्ट, इवन दो हम इनको पूरे अलग से एक वीडियो लेक्चर के अंदर कवर भी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है कि टकला मकान डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप क्या आंसर करोगे? चाइना में। एंड इफ द क्वेश्चन कम्स कि गोबी डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये मंगोलिया और चाइना दोनों में लोकेटेड है। तो दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो आप उसको सही टिक करोगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के अंदर नॉर्थ और साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है, इसको अपनी नोटबुक में नोट करना। नॉर्थ और साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल। 38 डिग्री पैरेलल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, पैरेलल्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? जो इक्वेटर के पैरेलल चलते हैं। तो यहाँ से जो लाइन गुजरती है ये 38 डिग्री की है, तो इसकी वजह से इस बॉर्डर को नाम दिया गया है 38 डिग्री पैरेलल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 38 डिग्री पैरेलल कौन सी दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर बनाता है, तो आप क्या आंसर करोगे? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ये पूरा एरिया कोरियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। और जो नॉर्थ कोरिया है, आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया ऐसा एरिया है जो चाइना के साथ कनेक्टेड है। साउथ कोरिया सिर्फ नॉर्थ कोरिया से लैंड कनेक्टेड है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं कि एक बार वाटर बॉडीज देख लेते हैं। कुर्ली आइलैंड मैंने आपको बताया था, कुर्ली आइलैंड किसको कनेक्ट करता है? रशिया को जापान के साथ। एंड यहाँ पे है सी ऑफ ओखोत्सक किसके अंदर है? रशिया के अंदर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। उसके बाद हम देखते हैं सी ऑफ जापान, क्योंकि जापान के पास है तो इसका नाम, उसकी वजह से इसका नाम सी ऑफ जापान रखा गया है। तो सी ऑफ जापान किसके बीच में है? ये है नॉर्थ कोरिया, कोरियन पेनिनसुला और जापानीज आइलैंड के बीच का जो सी है उसको नाम दिया है सी ऑफ जापान। और ये किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशन का। यहाँ पे पूरा पैसिफिक ओशन है। देन कम्स द येलो सी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और इसका नाम येलो सी क्यों दिया गया है? आपने एक टर्म सुना होगा लोएस करके। ये क्या होता है कि जो डेजर्ट में छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, वो स्मॉल पार्टिकल्स जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे मिट्टी उड़ रही है, तो बिल्कुल जो हल्के हल्के बारीक जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे पार्टिकल्स यहाँ पे आके जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनका थोड़ा येलोइश प्रॉपर्टी होता है। तो उन येलोइश प्रॉपर्टी की वजह से जब वो यहाँ पे आके डिपॉजिट होते हैं, तो यहाँ पे एक रिवर है, उस रिवर का खुद का नाम है येलो रिवर, इसी वजह से उसका नाम येलो रिवर रखा गया है। और वो येलो टिंट का कलर देती है इस लोएस्ट डिपॉजिट की वजह से, तो उसका नाम रखा येलो रिवर। और वो येलो रिवर इस येलो सी के अंदर ड्रेन होती है, तो उस ड्रेनेज की वजह से ये जो सी है, ये वाटर बॉडी जो है, ये हल्का येलो कलर देती है, उसकी वजह से इसका नाम रखा गया है येलो सी। अभी आप अगर देखो तो जो कलर के बेसिस पे हमारे 4 ओशियंस हैं। एक तो है हमारा व्हाइट सी, अभी हमने देखा था व्हाइट सी, एक है हमारा ब्लैक सी, एक है हमारा रेड सी और एक है हमारा येलो सी। 4 कलर के नाम पे हमारे 4 ऑप्शंस हैं। रेड सी जो है ये भी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पाया जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये रेड टिंट का कलर देता है, इसलिए इसका नाम रेड सी रखा गया है। व्हाइट सी क्यों रखा गया है? क्योंकि व्हाइट सी जो है ये नदन में है, मोस्ट नदन आर्कटिक सी का, आर्कटिक ओशियन का
पार्ट है और ये मोस्टली जो है फ्रोजन रहता है, तो वाइट दिखाई देता है फ्रोजन की वजह से। एंड देन ब्लैक सी जो है ये इसका नाम ब्लैक सी इसलिए रखा गया है क्योंकि जब जो वाटर है वो ड्रेन होता है और उसमें से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही आउटलेट है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सैलिनिटी है, वो उस तरीके से इतना हाई है कि वो ब्लैक दिखता है। मतलब अगर आप उसे ऊपर से देखोगे तो वो थोड़ा ब्लैकिश कलर में दिखता है, इसकी वजह से उसका नाम ब्लैक सी रखा गया है। इसके बारे में एक थ्योरी है जिसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको ब्लैक सी क्यों बोलते हैं, जब हम ब्लैक सी के बारे में पढ़ेंगे हमारे उस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये तो हो गया कलर्स ऑफ सी के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद में आता है हमारा ईस्ट चाइना सी, जो बिल्कुल चाइना से कनेक्टेड है, ईस्ट चाइना सी। एंड देन आता है हमारा ताइवान। ताइवान का कैपिटल है ताइपाई। अच्छा, आपको ये कैपिटल ध्यान रखना है। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। टोक्यो जो है वो शिकोकू आइलैंड पे है, अभी हम आगे देखेंगे। ये वाला जो है ये शिकोकू आइलैंड है और टोक्यो इज लोकेटेड ऑन शिकोकू आइलैंड। एंड देन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। उसके बाद में आपको ये वाला चेन ऑफ आइलैंड हमने देखा था जिसका नाम था कुर्ली आइलैंड। यहाँ पे आपको एक और चेन ऑफ आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है रुकुयू आइलैंड। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रुकुयू आइलैंड जो है ये जापान का है, दिस इज अ पार्ट ऑफ जापान, और ये किसको कनेक्ट करता है? ताइवान और जापान के बीच में है। और कुर्ली आइलैंड रशिया और जापान के बीच में था। अभी हम एक और फीचर देखते हैं यहाँ पे कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये लाइन जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो हम ये भी देख लेते हैं। इवन दो हम इसको बिल्कुल अलग से पूरा कवर करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडीज से और कंट्रीज से जा रही हैं, लेकिन हम जब यहाँ पे दिया है तो एक बार देख लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से होके इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में क्रॉस करती हुई बांग्लादेश से निकलती है, फिर वापस इंडिया के दो त्रिपुरा और मिजोरम से, दो स्टेट्स त्रिपुरा और मिजोरम से निकलती हुई यहाँ से निकलती है जो हमारा म्यांमार है। देन म्यांमार से चाइना को क्रॉस करती हुई, आप ये ध्यान रखना कि ये बिल्कुल जो अपना ये कंट्री है वियतनाम से बिल्कुल ऊपर से क्रॉस करके निकल रही है। वियतनाम से निकलती हुई ताइवान को ऑलमोस्ट हाफ में क्रॉस करती हुई निकलती है। सो दिस इज अवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो पहले देना था कि जो एशिया है, एशिया से 3 इम्पॉर्टेंट लाइंस निकलती हैं जिनको हम सर्किल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। आप इसको लिख लो, सर्किल ऑफ लैटिट्यूड्स। सर्किल ऑफ लैटिट्यूड जो है वो क्या होते हैं कि ये लैटिट्यूड वाला जो है, इनकी कुछ हमने सर्किल्स डिमार्केट करके रखे हैं जो जिनकी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लोकेशन से पूरा डिटेल में हम इसके वीडियो में देखेंगे। पर एशिया से 3 निकलती हैं, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। आपको ये ध्यान रखना है, ये 3 लाइंस निकलती है एशिया कॉन्टिनेंट से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से नहीं निकलता है, तो कभी भी कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चलते हैं हम एक बार जापान का पूरा देखते हैं कि जापान में कौन सा आइलैंड है। जापान में सबसे ऊपर है होकाइडो आइलैंड, इसको बोलते हैं होकाइडो आइलैंड। देन वी हैव द होंशु आइलैंड, इसको होंशु भी बोलते हैं। एंड देन वी हैव द शिकोकू आइलैंड एंड वी हैव द कुयुशु आइलैंड। 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जिनसे बनके ये बना हुआ है। और सबसे ऊपर हमने देखा था कि सी ऑफ ओकोत्सक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था? सी ऑफ जापान है। तो जो जापान है वो कौन सी 4 वाटर बॉडीज के बीच में सिचुएटेड है? सबसे नदन के अंदर है सी ऑफ ओकोत्सक, इसके वेस्ट साइड में है सी ऑफ जापान, इसके ईस्ट साइड में है पैसिफिक ओशियन और इसके सबसे सदर्न साइड में है ईस्ट चाइना सी। आपको ये चारों याद रखना है। एंड कौन से 4 आइलैंड्स हैं इसके? होकाइडो आइलैंड, होंशु आइलैंड, शिकोकू आइलैंड एंड कुयुशु आइलैंड। आपको ये ध्यान होगा कि जब पहला एटम बम गिराया था यूएसए ने जापान के अंदर, तो 2 सिटीज पे गिराया था, नागासाकी एंड हिरोशिमा पे। तो जो हिरोशिमा है यहाँ पे वो शिकोकू आइलैंड के अंदर लोकेटेड है, और जो नागासाकी आपको ये दिख रहा है ये कुयुशु आइलैंड के अंदर लोकेटेड है। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट लोकेशंस जो आपको ध्यान रखनी है। और हम देख ही चुके थे कि यहाँ पे कौन सा आइलैंड था? कुर्ली आइलैंड, जो किससे कनेक्ट कर रहा था? रशिया से। एंड देन नीचे कौन सा आइलैंड था? रुकुयू आइलैंड। रुकुयू आइलैंड किससे कनेक्ट कर रहा था? ताइवान से।
तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत डिटेल में याद रखनी है। एंड देन लेट्स कम टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं? फिलीपींस आती है, फिलीपींस हो गया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्रुनेई। ये सारी की सारी कंट्रीज आती है ईस्ट एशियन कंट्रीज में। आपने ऑलरेडी एक नाम सुना होगा कि इनकी एक एसोसिएशन है एशियान। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो एशियान है, क्या इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है? क्या इंडिया एशियान का पार्ट है? ट्रू और फॉल्स? आप मुझे बताएंगे ये। तो एक बार इसको डिटेल से देखते हैं। यहाँ तक हम देख चुके हैं ताइवान तक। उसके बाद हम चलते हैं फिलीपींस सी। इसका नाम फिलीपींस क्यों है? क्योंकि फिलीपींस के बिल्कुल पास में है और यहाँ पे हमें पता है कि हमारी कौन सी लोकेशन है? पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे पैसिफिक ओशन लोकेटेड है। तो फिलीपींस सी जो है वो फिलीपींस को पैसिफिक से कनेक्ट करता है। एंड देन कम्स द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाइना ने यहाँ पे अपना बिल्कुल अधिकार जमा के रखा है। आपने एक नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन पे सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। आप इसके, आई होप आप इसे नोट कर रहे होंगे। 9 डैश लाइन क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का मतलब है कि चाइना ने यहाँ से ये वाला जो एक एरिया है अपना पूरा एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके रखा है और बोला है कि इस पूरे एरिया पे मेरा अधिकार है। क्यों ऐसा बोला है चाइना ने? क्योंकि ये यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं और ये जो सी कम्युनिकेशन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट वे है। तो देखो, आपने एक सुना होगा एक टर्म EEZ करके एक टर्म होता है। उसमें क्या होता है कि हर कंट्री जिसका भी जो बॉर्डर है, अगर वो किसी वाटर बॉडी से कनेक्ट होता है तो वो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो उस कंट्री के अंडर आता है। तो इसी तरह फिलीपींस भी बोलता है कि यहाँ तक तो मेरा एरिया भी है और वियतनाम बोलेगा कि यहाँ तक मेरा एरिया भी है। तो आपको दिख रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये एरिया जो है ये कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया की वजह से इन तीन कंट्रीज के बीच में काफ़ी टसल चलता रहता है। लेकिन क्योंकि चाइना काफ़ी पावरफुल है और इतना किसी दूसरे नेशंस का सुनता भी नहीं है, तो मोस्टली ये चाइना ने यहाँ पे अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना के रखे हैं और सारे आइलैंड्स पे अपने कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बना के रखे हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी हैं जैसे स्पार्टले आइलैंड, पार्सल आइलैंड, यहाँ पे स्कारबो आइलैंड, फ्लैट आइलैंड, जिसको हम शायद आगे मैंने एक स्लाइड में डाला होगा या फिर हम आगे किसी स्लाइड में डाल देंगे आइलैंड वाले में। तो ये साउथ चाइना सी का लोकेशन आपको ध्यान रखना है। कौन सी कंट्रीज के बीच में आता है? ये चाइना, वियतनाम एंड फिलीपींस के बीच में आता है साउथ चाइना सी का लोकेशन। और यहाँ पे आता है सुलू सी। सुलू सी जो है ये पूरा का पूरा फिलीपींस के अंदर है। फिलीपींस का कैपिटल क्या है? मनीला। और ये इसका सुलू सी जो है ये पूरा फिलीपींस के अंदर आता है। देन लेट्स सी दीज कंट्रीज, वियतनाम, लाओस एंड हनोई। उससे पहले एक बार ये देखिए कि गल्फ ऑफ थाईलैंड है। यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड जो है इसका हम लोग गल्फ ऑफ सियाम भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गल्फ ऑफ थाईलैंड पूछा जाता है क्वेश्चन में तो थाईलैंड के नाम से आप बता दोगे कि अच्छा ये यहाँ पे लोकेट होगा। लेकिन व्हाट इफ अगर आपसे पूछे कि गल्फ ऑफ सियाम कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको ये भी इक्वली याद रखना है कि गल्फ ऑफ सियाम इस गल्फ ऑफ थाईलैंड जो थाईलैंड के बिल्कुल नीचे लोकेटेड है और साउथ चाइना सी से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंट्रीज है? वियतनाम। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हो ची मिन सिटी। कंबोडिया का कैपिटल क्या है? न्याम्पे, इसको बोलते हैं न्याम्पे। एंड देन थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक। एंड देन लाओस का कैपिटल लुवांग प्रबांग। ये आपको याद रखना है। इसके अंदर आपको एक बहुत अलग से फीचर दिखेगा कि जो लाओस है, दिस इज द ओनली साउथ एशियन कंट्री, दिस इज द ओनली साउथ एशियन कंट्री विच इज लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, मतलब आप ये देखो कि ये पूरे आइलैंडिक कंट्रीज हैं, लेकिन लाओस इकलौता ऐसा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है, किसी भी वाटर सी के साथ ये कनेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। क्यों? क्योंकि इसको चोक पॉइंट भी बोलते हैं। चोक पॉइंट क्या होता है? देखो ऐसे समझो कि अगर ये यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का।
स्ट्रेट ऑफ मलक्का कौन सी दो कंट्रीज के बीच में आ रहा है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। सिंगापुर जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल पास में लोकेटेड है। तो हम लोग क्या देखते हैं, मोस्टली यहाँ से जितने भी ऑयल के शिपमेंट्स आते हैं मिडिल ईस्ट से या वेस्टर्न एशिया से, वो सारे के सारे शिपमेंट्स यहाँ से क्रॉस करके जाते हैं। यहाँ से क्रॉस करके अगर जाते हैं तो यहाँ से क्रॉस करके जापान और चाइना और फिलीपींस की उस तरफ जाते हैं। तो इनको कम रास्ता तय करना पड़ता है। रेदर अगर इसी शिपमेंट को, अगर ये हमें एरिया ब्लॉक कर दूं कि यहाँ से आप निकल ही नहीं सकते, अगर इसी शिपमेंट को यहाँ से क्रॉस होकर जाना पड़े किसी भी, जहां से भी इनको रास्ता मिले, ये भी बहुत टिपिकल होता है, तो इनको बहुत ज्यादा रास्ता तय करके जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा और मनी भी ज्यादा लगेगी। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती है कि ये शॉर्टेस्ट रूट होता है, शॉर्टेस्ट और इम्पोर्टेंट रूट होता है, और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इंडोनेशिया जो है, सबसे पहले इंडोनेशिया में 4 आइलैंड्स हैं। आई होप आप ये नोट कर रहे होंगे। इंडोनेशिया में 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड है। कौन से? एक है सुमात्रा आइलैंड, एक है बोर्नियो आइलैंड, देन जावा आइलैंड एंड देन सुलावेसी आइलैंड। दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। क्यों? क्योंकि सुमात्रा अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे लोकेटेड है, और इंडोनेशिया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। और ये इंडोनेशिया आपको दिख रहा होगा, इक्वेटर की लाइन भी निकल रही है, तो इकोलॉजिकली भी इंडोनेशिया काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब इक्वेटर की बात कर ही रहे हैं हम, तो ये भी देख लें कि जो एशिया है इसके अंदर सिर्फ 2 कंट्रीज इक्वेटर्स को क्रॉस करती है। एक तो है अपनी इंडोनेशिया, अभी हमने देख ही लिया इंडोनेशिया, और दूसरी हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, विच इज मालदीव्स। आपको ये ध्यान रखना है कि एशिया की सिर्फ 2 कंट्रीज इक्वेटर को क्रॉस करती है। कौन सी? इंडोनेशिया एंड मालदीव्स। अभी हम बात करते हैं सिर्फ बोर्नियो आइलैंड की। बोर्नियो आइलैंड देखो, बोर्नियो आइलैंड पे 3 कंट्रीज लोकेटेड है। बोर्नियो आइलैंड पे एक तो ब्रुनाई लोकेटेड है, बिल्कुल छोटा सा, आपको ये ब्राउन एरिया दिख रहा होगा, दिस एरिया इज ब्रुनाई, एकदम छोटा सा कंट्री है बोर्नियो आइलैंड पे। एंड देन मलेशिया जो है उसका पार्ट है। मलेशिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ये यहाँ पे, इसको बोलते हैं मलाया पेनिनसुला, एक मलाया पेनिनसुला पे है और एक बोर्नियो आइलैंड पे है मलेशिया। एंड देन रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ए पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो बोर्नियो आइलैंड पे 3 कंट्रीज कौन सी हो गई? ब्रुनाई कंट्री, मलेशिया कंट्री और इंडोनेशिया कंट्री। इंडोनेशिया के बारे में ये लोकेशन भी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप ध्यान रखना कि ये लार्जेस्ट आइलैंडिक कंट्री है। लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री जो होती है वो है ये। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जो सिटीज हैं, जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा जावा है, यहाँ पे ये बाली है, यहाँ पे ये पूरा जावा का कॉन्टिनेंट आइलैंड है, यहाँ पे ये बाली हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार सीज देख लें। सुलू सी हमने देख लिया था। सुलू सी किसमें लोकेटेड है? फिलीपींस के अंदर है। उसके अंदर सेलेबस सी है। सेलेबस सी किसको कनेक्ट करता है? फिलीपींस और इंडोनेशिया को। आपको ये ध्यान रखना है, सेलेबस सी इंडोनेशिया और फिलीपींस को कनेक्ट करता है। देन वी सी कि यहाँ पे मोलुक्कू सी है। अच्छा, मोलुक्कू सी के बारे में आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले यहाँ पे डचेस आए थे। डचेस ने क्या करा कि यहाँ से स्पाइसेस ली और स्पाइसेस अपने घर पे लेके गए, और उनको वो स्पाइसेस बहुत पसंद आई। और स्पाइसेस एक मेन रीजन था कि डचेस ने यहाँ पे आना और कॉलोनाइज करना स्टार्ट करा। तो यहाँ के जो स्पाइसेस हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और उसकी वजह से ये जो मोलुक सी है, मोलुक सी के पास एक आइलैंड है मोलुक आइलैंड, उसका नाम ही स्पाइस आइलैंड रख दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पाइस आइलैंड कहाँ पे है, तो आप कहाँ पे बताएंगे कि इंडोनेशिया के अंदर एक मोलुक आइलैंड है। मोलुका आइलैंड बोलते हैं इसको, मोलुका आइलैंड है, उसको बोलते हैं स्पाइस आइलैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देन हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे कैरम सी दिख रहा है हमें, जो बिल्कुल पूरा का पूरा इंडोनेशिया के अंदर है। जिन बंदा सी है, बंदा सी भी पूरा इंडोनेशिया के अंदर है। देन हमें जावा सी दिख रहा है। जावा सी कौन से 2 आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है? बोर्नियो को और जावा को। इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ हमारा जावा सी है, और ये इसके नीचे आ जाता है इंडियन ओशन, और इस तरफ भी अपना आ जाता है इंडियन ओशन। तो फिलीपींस कौन से 2 ओशंस के बीच में है? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, और ये हमारी सदर्न मोस्ट कंट्री है एशियन कॉन्टिनेंट की।
उसके बाद में हमारा ये वाला जो पार्ट है आराफुरा सी या फिर तिमोर सी, ये पूरा इसको ऑस्ट्रेलिया के साथ कनेक्ट करता है। तो ये तो हमारा पूरा पोर्शन हो गया, किसका हमने देख लिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, इसके इंपॉर्टेंट लोकेशंस और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने भी थे मैंने सब बता दिए हैं आपको। अब हम एक बार चलते हैं साउथ एशियन कंट्रीज में। साउथ एशियन कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज आती हैं, म्यांमार, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, देन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और मालदीव्स एंड श्रीलंका। ये वाला जो पूरा एरिया है ये आता है साउथ एशियन कंट्रीज में। अच्छा, अफगानिस्तान, ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता है कि ये कंट्री इसी सब रीजन में आएगी क्या, लेकिन अफगानिस्तान को कभी कभी सेंट्रल एशिया का पार्ट भी माना जाता है। इनकी लोकेशन की वजह से इनको सब रीजन्स में डिवाइड करा हुआ है। तो ये तो हमें मोस्टली पता है कि हमारा अरेबियन सी है यहाँ पे और हमारा बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी जो है हमारा ये वेस्टर्न साइड में है और बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्टर्न साइड में है। हमारे दो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप जो कि हमारा अरेबियन सी में फॉल होता है, और अंडमान एंड निकोबार जो हमारा बे ऑफ बंगाल में फॉल होता है। अंडमान और निकोबार के बीच में एक 10 डिग्री का लाइन जाता है जो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। उसके बाद हम ये वाला जो कंट्री, ये मैप थोड़ा पुराना है, इसका नाम म्यांमार है, ये म्यांमार, और म्यांमार का कैपिटल क्या है, नामदेपे, नायपीताव इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। एंड देन हमें पता है बांग्लादेश, यहाँ पे हमारा बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, भूटान का कैपिटल है थिम्पू, नेपाल का कैपिटल काठमांडू। नेपाल और भूटान दोनों की दोनों इंडिया और चाइना के बीच में सैंडविच हुई कंट्री है और दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं ये। उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, इंडिया का हमें पता है कि हमारा कैपिटल है न्यू दिल्ली। एंड देन पाकिस्तान जिसका कैपिटल इस्लामाबाद, एंड अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। इन सब की लोकेशन और कौन सी कैपिटल है आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम आते हैं मालदीव्स पे। मालदीव्स पे जब मैंने इंडोनेशिया की बात करी थी तो मैंने बताया था कि मालदीव और इंडोनेशिया दो ऐसी कंट्रीज है जिनसे इक्वेटर होके निकलता है। ये देखो, इसके बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट से इक्वेटर होके निकलता है, एकदम एंड वाले पॉइंट पे। लेकिन अगर पूछा जाता है तो इसमें से इक्वेटर पास होता है। एंड देन कम्स द श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी हमारी साउथ एशियन कंट्रीज की। उसके अलावा हमारे कुछ आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि ये पूरा जो एरिया दिख रहा है, क्योंकि ये इंडियन ओशन के अंदर फॉल होता है तो इसको इंडियन ओशन के आइलैंड्स बोलते हैं। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज के इन पे इनका अधिकार है। जैसे इस पे लिखा हुआ है, जैसे लक्षद्वीप और निकोबार है, ये इंडिया के अंदर आता है। देन बानियाक आइलैंड है, वो इंडोनेशिया के अंदर आता है। तो सिर्फ यही आइलैंड है जो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। सोकोत्रो जो है ये यमन का है, ये भी हमारा एशियन का है। दिस इज अ वेस्ट, यहाँ पे यमन लोकेटेड है, तो ये भी हमारा एशियन कॉन्टिनेंट का है। और बाकी ये पूरा ये सारे आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के अंडर आते हैं। क्रिसमस आइलैंड, कोको आइलैंड एंड बोरो आइलैंड। एंड देन सेचेल्स हो गया, कोमोरोस हो गया, मॉरिशस हो गया, मायोती हो गया, ब्रिटिश इंडियन आइलैंड, ये सब के सब अफ्रीका के आइलैंड्स हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो अभी तक हमने कितना देख लिया है, हमने रशिया से लेके मंगोलिया, चाइना, एंड देन इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी हमने देख लिया है, एंड देन इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडियन ओशन के सारे नेशंस, एंड देन इंडोनेशिया, वी हैव ऑलरेडी सीन इंडोनेशिया। फिलीपींस हम देख चुके हैं, ताइवान, रुकुयू आइलैंड हमने देख लिया था, देखो जापान और ताइवान को कनेक्ट करता है। देन जापान, कुर्ली आइलैंड, एंड देन वी हैव ऑल्सो सीन द बेरिंग स्ट्रेट, और यहाँ से निकलता हुआ ये पूरा साइबेरियन का, ये पूरा कारा सी, व्हाइट सी, लापदेव सी हम कवर कर चुके हैं। दिस इज द एरिया वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अभी यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखना है, विच इज लेक बेकाल। लेक बेकाल कहाँ पे लोकेटेड है, रशिया में। अगर सीधा क्वेश्चन आता है कि लेक बेकाल कहाँ पे लोकेटेड है, आप क्या आंसर करोगे, रशिया में। कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया के अंदर। ये सारी देख चुके हैं हम कि यहाँ पे लापदेव सी था, यहाँ पे कारा सी था, व्हाइट सी था, एंड देन यहाँ पे हमारा चुक्ची सी भी था, देन यहाँ पे बेरिंग सी, देन सी ऑफ ओकोत्सो, सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, ये लुजोन स्ट्रेट है। लुजोन स्ट्रेट को हम अलग से भी पढ़ेंगे, पर ये फिलीपींस और ताइवान के बीच में है। देन फिलीपीन सी, साउथ चाइना सी को हम देख चुके हैं। देन सेलेबस सी, जावा सी, हमारा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कवर कर चुके हैं। सो दिस वाज अवर पार्ट 1 ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। सेकंड पार्ट के अंदर हम इन सारी कंट्रीज को कवर करेंगे अच्छे से डिटेल से। तो
अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर सीरीज में या इन जनरल स्टडीज़ के लिए कोई डाउट है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर इस कांटेक्ट नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।